नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भू संचलन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने चट्टानों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम चट्टानों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमने 3 वीडियो बनाए थे। तो किसी भी टॉपिक को पूरा समझने के लिए उसके सभी भागों का अध्ययन आवश्यक है और भू संचलन से संबंधित भी 2 वीडियो बनाए जाएंगे। तो यदि आप इस टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके दोनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। तो यदि परिवर्तन की बात की जाए तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है दीर्घकालिक परिवर्तन और दूसरा है आकस्मिक या अल्पकालिक परिवर्तन। इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय में अनुभव किए जाने वाले संचलन या परिवर्तन। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं एक मनुष्य अपने जीवन काल में उसका अध्ययन नहीं कर सकता, और दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो कहलाते हैं आकस्मिक या अल्पकालिक, जो अचानक ही हमारे सामने घटित हो जाते हैं। तो दीर्घकालिक परिवर्तन जो होते हैं वो इतनी मंद गति से होते हैं कि मनुष्य को उसका आभास नहीं हो पाता, जैसे कि पर्वतों का निर्माण। तो जो पर्वत का निर्माण है वो बहुत ही मंद गति से होने वाली क्रिया है, और एक मनुष्य अपने जीवन काल में पर्वत निर्माण के लिए क्या क्या प्रोसेस हुई है और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसका अनुभव वो नहीं कर सकता। इसके विपरीत आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ सेकंड या मिनट में ही हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप उसका आभास मनुष्य को तुरंत हो जाता है। जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप जो क्रियाएं हैं वो हमारे सामने सडन होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। तो जो बल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और दूसरे जो पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं बहिर्जात बल। तो आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होते हैं उन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है, यानी विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण इनके द्वारा होता है। और पृथ्वी की सतह पर यानी बाहरी सतह पर जो बल उत्पन्न करते होते हैं उनको कहते हैं बहिर्जात बल। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। और ये बल क्या करते हैं कि जो अंतर्जात बल द्वारा असमानताएं उत्पन्न की जाती है उनको ये दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन बलों को समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है, और इस बल से पृथ्वी में 2 तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं, जिसमें नंबर 1 है क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। तो अंतर्जात बल जो है वो 2 प्रकार के संचलन को उत्पन्न करता है, एक क्षैतिज संचलन होता है और दूसरा होता है लंबवत संचलन। इन संचलनों द्वारा भूतल पर विषमताओं का सूत्रपात होता है, यानी जो अंतर्जात बल है विशेष प्रकार की जो असमानताएं उत्पन्न करते हैं या विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का जो निर्माण होता है इन संचलनों के द्वारा, यानी क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन के कारण ही निर्माण और उनका विकास होता है। भूकंप तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बल की ही परिचायिका होती है। इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं वो हमारे सम्मुख जो अचानक से घटित होती है, इसलिए इनको आकस्मिक अंतर्जात बल भी कहते हैं। और यदि तीव्रता की बात करें तो तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल जो होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है आकस्मिक संचलन और दूसरा है पटल विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन का मतलब हो गया जो हमारे सामने अचानक हो रहा है, और पटल विरूपणी संचलन का मतलब हो गया इसमें भूपटल में विरूपण की क्रिया होती है। अब हम बात कर रहे हैं आकस्मिक संचलन के बारे में। तो आकस्मिक अंतर्जात बल द्वारा जो उत्पन्न संचलन होते हैं उनको इस श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि ये जो घटनाएं होती है वो हमारे सामने सडन घटित होती है और इनके द्वारा भूतल के ऊपर और नीचे कुछ विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं।
ये जो संचलन होते हैं उसके जो प्रमुख कारण होते हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो विस्फोट से जो लावा निकलता है उसके द्वारा काफी मात्रा में परिवर्तन होता है। यदि लावा धरातल के नीचे रह जाता है तो सिल, डाइक, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो बनती हैं। और इन सभी आकृतियों को हमने अपने पहले के वीडियो चट्टानों में अध्ययन कर लिया है। और धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार और लावा मैदान और विभिन्न प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है। और इसी तरह से भूकंप के कारण भी पृथ्वी के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो निर्माण हो रहा है वो भूकंप और ज्वालामुखी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है वो उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं पटल विरूपणी संचलन के कारण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है हमें, पटल विरूपणी संचलन यानी भूपटल में किसी प्रकार का विरूपण होगा। तो पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियों को इसमें शामिल किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं, जैसे क्योंकि हम जानते हैं ये एक प्रकार के दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं, इसलिए इनकी जो गति होती है वो बहुत ही धीरे होती है और इनका प्रभाव जो है हजारों वर्षों के बाद में हमें दिखलाई पड़ता है और बड़े स्थल रूपों का ये निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को या पटल विरूपणी संचलन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महादेशीय संचलन, यानी इस संचलन के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होगा, और दूसरा संचलन है पर्वत निर्माणकारी संचलन, और इसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं महादेशीय संचलन के बारे में। तो एपिरोजेनेटिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एपिरोज, और एपिरोज का मतलब होता है महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये एपिरोज और जेनेसिस से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है महाद्वीपों की उत्पत्ति। इस संचलन से महाद्वीपों में या तो उत्थान या अवतरण, उत्थान का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठना और अवतरण का मतलब होता है नीचे की तरफ धंसना, और निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं होती है। तो ये जो क्रियाएं होती है उत्थान और अवतरण की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं जो होती है वो लंबवत संचलन के कारण ही होती हैं। दिशा के आधार पर इनको फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है ऊपरी मुखी संचलन यानी ऊपर की तरफ होने वाला संचलन, और दूसरा है अधोमुखी संचलन यानी नीचे की तरफ होने वाला संचलन। तो दो प्रकार के संचलन हैं, ऊपरी मुखी और अधोमुखी संचलन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऊपरी मुखी संचलन यानी ये ऊपर की तरफ कार्य करता है। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो प्रकार के उत्थान होते हैं, जिसमें क्या होगा, पहला जो उत्थान होगा उसमें महाद्वीपीय भाग या उनका कोई अपनी समीपी सतह जो है वो बीच का भाग वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसे उत्थान या उभार कहते हैं। और दूसरी जो क्रिया होती है उसमें महाद्वीप का तटीय भाग यानी तट का जो भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है, यानी पहले वो भाग जो था वो जलमग्न था, अब उत्थान के कारण या ऊपरी मुखी संचलन के कारण वो ऊपर उठ गया, इसको निर्गमन कहेंगे। ध्यान रखें ये दोनों जो क्रियाएं हैं ऊपरी मुखी संचलन के कारण होती है और दोनों ही उत्थान की क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ स्पेस या जगह का जो अंतर होता है वो ये होता है कि उत्थान की क्रिया महाद्वीप या उसके किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन निर्गमन की क्रिया जो होगी वो वहीं पर होगी जो भाग पहले से जलमग्न था, यानी तटीय भाग में होने वाली क्रिया निर्गमन कहलाती है। इसी तरह से दूसरा जो संचलन है वो है अधोमुखी संचलन। अधोमुखी का मतलब डाउनवर्ड या नीचे की तरफ होने वाली क्रियाएं।
संचलन के कारण महाद्वीपों में जो है वो दसाव की क्रिया होती है। तो जिस तरह से उत्थान की क्रियाएं भी दो प्रकार की थी, उसी तरह से दसाव की जो क्रिया है वो भी दो प्रकार की होती है। पहली में स्थल का जो बीच का भाग होता है या स्थानीय प्रादेशिक रूप से अपनी सतह से नीचे चला जाता है, इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। तो जिस तरह से उत्थान महाद्वीप के किसी भी भाग में होता है, उसी तरह से ये अवतलन भी है जो महाद्वीप के किसी भी भाग में हो सकती है। जो दूसरा प्रकार है उसमें जो स्थलखंड है वो सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है। इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। तो उत्थान और अवतलन दोनों जो क्रियाएं हैं, एक उठने की क्रिया है और एक नीचे धंसने की क्रिया है, ये महाद्वीप के किसी भाग में होती है। और निर्गमन और निमज्जन जो दोनों क्रियाएं हैं वो तटीय भाग में ही संपन्न होती है। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच में कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भाग या सागरीय भागों में ही होती है। तो हमने पहले की स्लाइड में अध्ययन किया कि जो निर्गमन की क्रिया है वो तटीय भाग में होती है, ठीक इसी प्रकार से जो निमज्जन की क्रिया है वो भी तटीय भाग में ही संपन्न होती है। दूसरे प्रकार का संचलन है पर्वतीय संचलन, जिसको कहते हैं ओरोजेनेट्रिक मोमेंट। ओरोजेनेसिस शब्द जो है वो ओरोज प्लस जेनेसिस से मिलकर के बना है, यानी पर्वत की उत्पत्ति। पर्वतन बल के अंतर्गत प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। तो जो पर्वतीय संचलन है वो क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। तो स्पर्श रेखीय बल जो होगा वो दो रूपों में कार्य करेगा। नंबर 1, या तो वो एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में काम करे। तो जब विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर वो जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे के आमने सामने करे। तो आमने सामने जब कार्य करेगा तो संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये बल जो होता है वो दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो तनाव की स्थिति होती है और उस बल को कहते हैं तनाव मूलक बल। और तनाव के कारण ही धरातल में भ्रंश, दरार या चटकने पड़ जाती है। तो दूसरे प्रकार का जो बल होता है उसमें बल एक दूसरे के आमने सामने कार्य करता है, तो उसको कहते हैं संपीड़नात्मक बल। इससे धरातल की चट्टानों में सवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भूपटलीय बंकन या मुड़ाव की क्रिया। तो जो बंकन या मुड़ाव की क्रिया है वो एक तरह से जब बल एक दूसरे के आमने सामने कार्यरत होते हैं तब बंकन या मुड़ाव की क्रिया होती है। तो जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। और यह जो मुड़ाव होता है वो दो रूपों में होता है, जिसमें नंबर 1 है सवलन और नंबर 2 वलन। दोनों ही जो क्रिया है वो मोड़ पड़ने की क्रिया होती है। वलन की जो क्रिया होती है उसका एरिया कम होता है और सवलन जो क्रिया होती है वो बड़े एरिया में होने वाली क्रिया होती है। सवलन का प्रभाव जो होता है दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है और इसके अंतर्गत भूपटल पर जो बड़ा भाग है या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। तो इस तरह से चट्टानों में जो वलन या बंकन की जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, सवलन और वलन। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्सवलन कहते हैं। यानी जब वलन या जो मुड़ाव की क्रिया है उसके कारण जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको कहते हैं उत्सवलन, और जो भाग नीचे की तरफ धंस जाता है उसको कहते हैं अवसवलन। तो जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़ जाता है
और बेसिन या गड्ढे का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं अवसेवलन। तो उत्सेवलन के कारण ऊपर की तरफ उठाव होता है और अवसेवलन के कारण नीचे की तरफ धसाव की क्रिया होती है। जब धरातलीय चट्टानों के ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर में होती है तो उसको कहते हैं वृहद सेवलन, यानी मुड़ाव की जो क्रिया है बहुत बड़े एरिया में हो तो वो कहलाता है वृहद सेवलन। अब हम यहाँ देख रहे हैं वलन के बारे में। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन, यानी आंतरिक भाग में जो क्षैतिज संचलन काम कर रहा है उसके कारण चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं और इन मोड़ों को ही हम वलन कहते हैं। वलन के कारण जो ऊपर भाग उठ जाता है उसको हम अपनति कहते हैं और जो भाग नीचे धंस जाता है उसको हम अभिनति कहते हैं। वलन वृहद सेवलन का ही लघु रूप होता है। तो जो सेवलन होता है उसका लघु रूप ही कहलाता है वलन। वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। तो वलन के कारण जो दोनों ओर के भाग होते हैं उनको कहते हैं वलन की भुजाएं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ, यानी जो भाग ऊपर उठा हुआ है उसको कहते हैं अपनति और उसका उच्चस्थ, और अभिनति कहते हैं जो नीचे की तरफ धसा हुआ भाग है। तो अपनति के उच्चस्थ और अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन की अक्ष कहते हैं। तो वलन की जो अक्ष होती है अपनति के उच्चस्थ भाग से गुजरती है और अभिनति के जो निम्नस्थ भाग होती है उससे गुजरने वाली जो कल्पित रेखा होती है वही कहलाती है वलन की अक्ष। अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष दो प्रकार की अक्ष होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वलन को दिखाया गया है कि किस तरह से मोड़ पड़ते हैं। यहाँ ये आप देखिए, ये ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है और ये नीचे धसा हुआ भाग कहलाता है अभिनति। ये वलन को दिखाया गया है इन दोनों फोटो में। यहाँ देखिए, ये वलन के कारण ऊपर उठा हुआ भाग ये अपनति कहलाता है और अपनति के उच्चस्थ भाग से गुजरने वाली जो कल्पित रेखा है उसको कहेंगे अपनति अक्ष, और ये नीचे की तरफ धसा हुआ भाग कहलाता है अभिनति, और इसके बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अभिनति अक्ष। दोनों अक्ष जो होती है कल्पित रेखाएं होती है उनको अपनति अभिनति अक्ष कहते हैं और ये वलन की दोनों भुजाएं होती हैं। यहाँ आप इस स्लाइड में देखेंगे ये एक्सियल सरफेस दिखाया गया है और ये इसकी भुजा दिखाई गई है और ये एक वलन दिखाया गया है कि ये अपनति है और इसके आगे का भाग इधर की साइड में जो जाएगा वो अभिनति कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नति और नतिलंब के बारे में। तो परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं और इस तरह के झुकाव को स्तर या नति या डिप कहा जाता है। तो जो झुकाव होता है उसको कहते हैं नति या डिप कहते हैं, और नतिलंब जो होती है नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर का नतिलंब कहते हैं और ये सदैव नति के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि नतिलंब जो है वो नति के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ नति और नतिलंब को फोटो के माध्यम से दिखाया गया है। ये नति को दिखाया गया है और ये नतिलंब को दिखाया गया है। यहाँ ये दिखाया गया है कि ये हमेशा जो होता है नतिलंब नति के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये इन दोनों को फोटो के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं अपनति। तो अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में जो सिकुड़न उत्पन्न होती है उसमें जो वलन का भाग ऊपर उठ जाता है उस ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं, जिसको हमने पीछे के डायग्राम के द्वारा भी समझा है। और जब अपनति के दोनों ओर के ढाल समान होते हैं तो वो अपनति कहलाती है
सममित अपनति, और जब दोनों ढाल असमान होंगे तो वो अपनति कहलाएगी असममित अपनति। इसी प्रकार से नति कोण के आधार पर जो अपनति है उसको भी दो वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें जब नति कोण बहुत ही कम होता है तो उसे साधारण या मंद अपनति कहते हैं, और जब नति कोण बहुत अधिक होता है तो उसको कहते हैं तीव्र या खड़ी अपनति। और इस तरह अपनति की नति जो होती है वो 40 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकती है। और अभिनति किसको कहेंगे कि वलन के कारण जो भाग नीचे की तरफ मुड़ गया है या धंस गया है उसको अभिनति कहते हैं। अभिनति को भी हमने अपनी पिछली स्लाइड में डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास किया था कि वलन के कारण जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो अपनति कहलाता है और नीचे धंसा हुआ भाग कहलाता है अभिनति। अब यहाँ इस फोटो में अपनति और अभिनति को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ ये देखिए ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग, इस तरह से जो भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है वो अपनति कहलाता है, और ये नीचे धंसा हुआ भाग कहलाता है अभिनति। ये जो दोनों बनते हैं वो संपीड़न के कारण बनते हैं। यहाँ इस भाग में भी ये अपनति है और ये अभिनति है। तो यहाँ दोनों चित्रों के माध्यम से अपनति और अभिनति को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं संपनति और समभिनति के द्वारा। तो जब संपनति सबसे पहले बात करेंगे कि वलत पर्वतीय क्षेत्रों में संपनतियां जो है वो देखने को मिलती है। डिफरेंस क्या होता है कि अपनति और अभिनति छोटे स्तर पर बनती है, और जब एक बड़ी अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती है तो इस आकृति को संपनति कहते हैं। और इसी तरह से इसकी जो संरचना होती है उसका निर्माण उस समय होता है जब क्षैतिज संचलन समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता। फलस्वरूप क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में जो भिन्नता होती है उसके कारण इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाता है। इस तरह के वलन को पंखा वलन भी कह सकते हैं। और जो समभिनति होती है वो असमान संपीड़न के कारण एक वृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां यदि बन जाती है तो उसको हम समभिनति कहते हैं। तो एक बड़ी अपनति या अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है तो वो संपनति और समभिनति कहलाती है। और संपनति और समभिनति वाले वलन को पंखाकार वलन के अलावा व्यंजनाकार वलन भी कहा जाता है। अब यहाँ हम इस स्लाइड पे संपनति और समभिनति को चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक बड़ी अपनति है और इसमें इस तरह से ये अपनति और अभिनति बन गई है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है संपनति, और इस तरह से ये नीचे धंसा हुआ भाग जिसमें कई अपनतियां और अभिनतियां बन गई है वो कहती है समभिनति। यहाँ इस चित्र में भी यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से संपनति बनती है और किस तरह से समभिनति बनती है। इसी के साथ हमारा ये भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो बनाए जाएंगे। तो इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इसके दोनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।